नमस्कार, स्वागत है आपका अपना हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होगा। एक तो ये कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और दूसरा ये कि हरियाणा में उसी साल जो है विधानसभा चुनाव भी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। एक तरफ जहां विपक्ष जन आक्रोश रैली निकाल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल कर विपक्षी दलों को यह संदेश दे दिया है कि 2024 की चुनावी जंग उसके लिए आसान नहीं होने वाली। फिलहाल हरियाणा 2024 लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और बीजेपी का जीत को लेकर क्या मंत्र रहेगा, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से। लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के राजनीतिक सफर से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा ने कई कर्मवीरों को जन्म दिया है। ऐसे ही कर्मवीर है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता। उन्होंने अपने जीवन के 75 साल तक का ये सफर कर्म को अपना धर्म मानकर अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक तय किया। उनका ये सफर संघर्ष से भरा रहा। ये संघर्ष अपने लिए नहीं बल्कि आम जनों के लिए रहा। चंडीगढ़ में मेयर बने तो चंडीगढ़ को संवारा और पंचकुला में विधायक बने तो जिले की काया पलट दी। यही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने हरियाणा के अपने कानून बनवाए और इसके साथ ही ई विधानसभा की शुरुआत की, जिसके माध्यम से विधानसभा का लाखों रुपए बचाया गया। ज्ञानचंद गुप्ता के जीवन में अनुशासन आया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से। 14 वर्ष की आयु में वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बन गए। विनम्र शैली की वजह से वो देश के महान नेताओं के प्रिय बन गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा की कैबिनेट के हर एक मंत्री के साथ ही वो विपक्षी दलों के नेताओं के भी प्रिय बन गए। ज्ञानचंद गुप्ता का जन्म डेरा बस्सी के छोटे से गांव में हुआ था। परिवार के पोषण के लिए वो अपने पिता के साथ चंडीगढ़ आए। 1977 में जनसंघ ने जनता पार्टी बनाकर जब 1977 में चुनाव लड़ने की योजना बनाई तो उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1980 में जनता पार्टी का विघटन हो गया और भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया तो वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी लगन देखी तो ज्ञानचंद गुप्ता को चंडीगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी के कामकाज को बखूबी संभाला। वो एक लंबे अरसे तक बीजेपी चंडीगढ़ के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन तब आया जब साल 1995 में हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के प्रभारी बने और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डायनामिक निर्देशन में काम करने का मौका मिला। साल 2014 में जब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में चुनाव के लिए उतरी तो पंचकुला से उनको पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया। इन चुनाव में वो 48,500 वोटों से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको चीफ व्हिप और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में जिम्मेदारी सौंपी। साल 2019 में ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत गए। 4 नवंबर 2019 को वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ज्ञानचंद गुप्ता का राजनीतिक और सामाजिक जीवन लोगों के लिए रहा। पंचकुला के लोगों से खुद जाकर मिलना उनकी ताकत रही, जिस ताकत की वजह से उनका राजनीतिक जीवन सफलता के लिए नए आयाम स्थापित करता रहा। पंचकुला में डेवलपमेंट के साथ ही लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम भी उन्होंने किया। डंपिंग ग्राउंड की समस्या को खत्म करवाने, बरवाला में इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने हरियाणा में ई विधानसभा की शुरुआत की, जिस मॉडल को आज दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जाता है। इससे साफ है कि आगामी चुनावों में भी ज्ञानचंद गुप्ता का एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो चंडीगढ़ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले विधायक ज्ञानचंद गुप्ता आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर के तौर पर जो है वो लगातार यहां पर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने का भी काम करते हैं। जब यहां पर सत्र होते हैं विधानसभा के, उस दौरान उनकी एक अलग ही छवि यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन पंचकुला की अगर बात करें तो उसके विकास में आमूल चूल परिवर्तन जो है वो उन्होंने यहां पर जरूर करके दिखाए हैं। तो किस प्रकार से आगे उनकी रणनीति विकास को लेकर रहने वाली है और राजनीतिक
सफर जो है आगे और कौन से उसमें नए आयाम जुड़ने वाले हैं, इस पर हम खुद उनसे ही जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद कायनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सफर जो है आपका बहुत लंबा और संघर्षपूर्ण रहा है। आपने चंडीगढ़ से जो है शुरुआत की अपने राजनीतिक करियर की, पार्षद रहे, मेयर बने, और एक मिथक था कि आज तक जो कोई मेयर रहा है चंडीगढ़ से वो कभी भी जो है नेता या फिर मंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन आपने उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया है। पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आपका ये जो राजनीतिक सफर रहा, जनसंघ की राजनीति से जुड़कर शुरुआत, फिर बीजेपी के साथ, फिर चंडीगढ़ की राजनीति में आप सक्रिय हुए और उसके बाद हरियाणा का आपने रुख किया। यहाँ पर भी एक सफल नेता के तौर पर आप उभरे और आज एक विकास पुरुष के रूप में आपकी पहचान है। कायनाथ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। और ये जो चंडीगढ़ से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और चंडीगढ़ में जिस प्रकार से वर्ष 1980 से लेकर के 2002 तक कार्य किया जी, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समय वो रहा 1995 से लेकर के वर्ष 2000 तक जी, जिस के दौरान मुझे चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली और जिस प्रकार से इन 5 सालों के अंदर आज के हमारे देश के ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सानिध्य, उनके प्रभारी के होने के नाते वो जब चंडीगढ़ आए तो उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का मैं अध्यक्ष था और जो मैं समझता हूं कि 5 साल के अंदर मुझे नरेंद्र भाई से जो सीखने को मिला, उनकी कार्यशैली देखने को मिली और जिस प्रकार से उनके साथ रह करके काम करने की जो एक सूझबूझ मिली, मैं समझता हूं कि वो समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। वो एक ऐसा समय था जब मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से, चाहे वो राजनीतिक विकास कहिए या जो बौद्धिक विकास कहिए या जो अपना सामाजिक दृष्टि से विकास हुआ, और उसके दौरान मुझे जो चंडीगढ़ के महापौर होने का अवसर मिला वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही देन थी और उन्हीं का जो आशीर्वाद था जी। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमने 2002 के पश्चात संगठन के आदेश पर हरियाणा की राजनीति में प्रवेश किया और मुझे अवसर मिला कि 2009 के अंदर मैं चुनाव लड़ा, फिर 2014 के अंदर, फिर 2019 के अंदर। तो इस कार्यकाल के अंदर जो एक मेरे जीवन की सफलता मैं कहूँगा, उसके पीछे कोई कारण है, वो हार्ड वर्क, मेहनत। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो। वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट गॉड, परमात्मा पर भरोसा रखो। तो मैं समझता हूँ कि उसी दृष्टिकोण को लेकर के आज तक मैंने काम किया है। और जहां तक पंचकूला के विकास की बात है, पंचकूला के अंदर जो पिछले 9 साल के अंदर विकास हुआ है, मैं समझता हूं कि वो एक अपने आप में लैंडमार्क है जी। लगभग 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य ऑन रिकॉर्ड हमने लिख करके दिए हैं कि ये विकास कार्य पिछले 9 साल के अंदर पंचकूला के अंदर हुआ था। जो पंचकूला उपेक्षित था, नेग्लेक्टेड था जी, वो आज पंचकूला विकसित पंचकूला बना हुआ है।
सर, मैं यहाँ पर किसी बीच में भी आम विकास आदमी के लिए पंचकुला के 5 विकास चीजें- को लेकर तो मैं आपसे सवाल करूंगी ही कि कितना विकास यहाँ पर पंचकुला का हो गया है इन चंद सालों में, जब से आपने एक पंचकुला की कमान अपने हाथ में ली है, आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहां जनता के बीच सेवा करने के लिए पहुंचे। लेकिन इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी उस बात का, अभी आपने खुद कहा कि 1995 से लेकर 2000 तक का जो एक ये टाइम पीरियड था, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो संगठन मंत्री के तौर पर, प्रभारी के तौर पर जो है बीजेपी के यहाँ पर थे और उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला। तो ऐसी कौन से यहाँ पर मूल मंत्र रहे? विशेष रूप से आपने कहा कि बहुत कुछ सीखा, कौन सी चीजें ऐसी रही उनके सानिध्य में जो आपने यहाँ पर सीखी, जिससे नई दिशा और दिशा आपकी राजनीतिक करियर को मिली है? आपने सोचा कि अब निकाय की राजनीति से निकल के अब जो है प्रदेश और राष्ट्र की राजनीति से जुड़ने का समय आ गया है। देखिए, जो 5 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ का समय रहा, उस समय मैंने जो सबसे बड़ी चीज उनके व्यक्तिगत के अंदर व्यक्तिगत रूप से देखी, वो था उनका हार्ड वर्क। आप देखिए कि उस समय भी वो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो स्टडी करते रहते थे, अपने काम के अंदर व्यस्त रहते थे, योजनाओं के अंदर व्यस्त रहते थे, किस प्रकार से किस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और उसी कार्यकाल के अंदर लगभग पार्टी का जो सूरज है वो दोबारा से खिला, और 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से जो नगर निगम चंडीगढ़ था उसके अंदर सत्ता में आई। उसके पश्चात हमने 1996 का लोकसभा का चुनाव जीता, 1998 का लोकसभा का चुनाव जीता। ये जो उनकी रणनीति थी और ये फोकस्ड, जिस भी काम को वो हाथ में लेते थे उसको पूरा करने के लिए माइन्यूटली मॉनिटरिंग, जो उनकी एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज मुझे लगी वो है मॉनिटरिंग, कि हर प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने हाथ में लिया वो शुरू करने से आखिर तक उसकी बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग करते हैं, और उस समय भी करते थे। कोई भी काम किसी को दिया उसका फॉलो अप करना और फिर उसकी समीक्षा करना कि जो काम आपको दिया था वो काम आपने पूरा किया कि नहीं किया। ये चीजें मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखी हैं, और जिस प्रकार से जो उनकी कार्यशैली रही है कि टाइम बाउंड कोई भी काम आपने करना है तो वो टाइम बाउंड हमेशा कहते थे कि आज अगर जो शुरू करने की तारीख है तो उस काम के खत्म होने की तारीख भी आज ही फिक्स करनी है, और उस समय के अंदर काम जो है वो पूरा होना है। ये उनकी एक विशेषता थी, और उसके पूरा करवाने के लिए नहीं कि आज बोल दिया और फिर उस डेट को पूछा कि हुआ कि नहीं हुआ। उस काम के दौरान, उस पीरियड के दौरान माइन्यूटली मॉनिटरिंग, ये उनकी एक विशेषता रही है। और आज भी मैं देखता हूं कि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, अभी आपने देखा जो हमारा ये जो दिल्ली के अंदर नया जो लोकसभा परिसर जो हमारा बना है, उसकी रिकॉर्ड टाइम के अंदर उसका कंप्लीशन हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं जो उन्होंने शुरू की और उसको अपने ही टाइम के अंदर ही उसको खत्म किया, ये एक माननीय मोदी जी की विशेषता रही है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात यहाँ पर कही कि मतलब देखा है। और जी सर, जैसे आपने कहा कि जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसे पूरा करने का समय भी आपको उसी समय निर्धारित कर लेना चाहिए, और ये एक चीज आपने उनके अंदर से जो है वो ली और अपने आप में उसे समायोजित किया, जिसका हम देख रहे हैं कि नतीजा भी साफ तौर पर सफलता के रूप में हर ओर दिखाई दे रहा है। बात अब यहाँ पर मैं करूंगी, जब आप पंचकुला के जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर पहुंचे, 2014 का आपने चुनाव जीता, 2009 में आप लड़े लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई, लेकिन फिर एक बार पार्टी ने भरोसा जताया आप पर, आपकी क्षमताओं पर, और 2014 में आपको टिकट दिया, आपने जीत दर्ज की और पंचकुला में सेवा के भाव से आप जनता के बीच उतरे। जब आपने पंचकुला की कमान संभाली, सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आपको कौन-कौन सी चीजें वहां पर दिखाई दी और उनको आपने किस तरह से पार किया? देखिए कायनात जी, किसी भी आम व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, उसके ऊपर फोकस करके जो गरीब
हित की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, उनको सिरे चढ़ाना। आम आदमी के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए 5 चीजें बहुत एम्फेसिस किया, जोर दिया और उनको पूरा करवाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है जी। देखिए, सबसे पहले है बिजली, जो किसी भी आम आदमी के लिए बिजली की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो 2014 से पहले पंचकुला जिला के अंदर 8 घंटे बिजली आती थी, मैक्सिमम 10 घंटे आती थी, आज पंचकुला के अंदर पूरे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली की सप्लाई आज पंचकुला के अंदर आ रही है। और हमारा जिला पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बना जिसके अंदर 24 घंटे बिजली सप्लाई हमने दी जी। दूसरा कहना जी, जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है पानी की, वाटर जो है। जब 2014 के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे चुन करके भेजा जी। पंचकुला के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी। उसका कारण ये था कि पानी की सप्लाई केवल ट्यूबवेल आधारित थी, लेकिन हमारा हिस्सा जो भाखड़ा मेन कनाल के अंदर जो वहां से पानी आना चाहिए था, उसकी योजना वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी जी। मैंने आते ही उस परियोजना को लागू करवाया। जो कजौली वाटर वर्क्स है पंजाब के अंदर, वहां से लेकर पंचकुला तक 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाल करके पानी जो है कजौली से लेकर के हम पंचकुला आए। उस पंचकुला में वो पानी आने के बाद 12 क्यूसेक पानी जो है वो पंचकुला को मिला जी। और उस पानी आने के बाद आज पानी की कोई भी कमी, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, गांवों के अंदर भी हमने 40 नए ट्यूबवेल लगाए और आज पानी की कोई कमी पंचकुला में नहीं है। तीसरा जो बहुत सख्त जरूरत जो मैं समझता हूँ आम आदमी की है, वो सड़क जी। बिजली, पानी और सड़क, ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। हमने पूरा पंचकुला की, चाहे वो शहर की सड़क थी चाहे वो गांवों की सड़कें थी जी। वो कनेक्टिविटी जो थी उसको आपस के अंदर जोड़ा। और जो सबसे बड़ा काम, जो लगभग 1150 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला टू यमुनानगर नेशनल हाईवे 73 उसकी योजना ठंडे बस्ते में पड़ी थी। 2008 के अंदर भी एक बार सुनने में आया कि यहाँ पर नेशनल हाईवे बनने वाला है, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हुई। 2015 के अंदर अपना हमारा चुनाव जीतने के बाद जी। ये योजना की शुरुआत की नेशनल हाईवे की और 2017 के अंदर वो कंप्लीट हुई। और उस नेशनल हाईवे के बनने से आज हम उसको ये कहते हैं कि नेशनल NH 73 जो पंचकुला की लाइफ लाइन है। और वो सड़क बनने के पश्चात जिस प्रकार से गांवों के साथ सड़कों की कनेक्टिविटी हुई, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो सीधा इस नेशनल हाईवे से कनेक्टेड नहीं है। कन्ना जी, जो चौथी चीज मैं मानता हूं वो है किसी भी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ की जो जरूरत है, इस हेल्थ के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है, जो सिविल हॉस्पिटल है, वो 2014 से पहले 100 बेड का हॉस्पिटल था। आज वो 100 बेड का हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है जी। और उस 500 बेड के हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो ये कह लीजिए जो एक्सरे, जो अपने MRI है, सीटी स्कैन है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, वहां पर ब्लड बैंक है, ब्लड के वो टेस्टिंग करने की सुविधा है। ये सारी सुविधाएं और पूरे का पूरा हॉस्पिटल एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, जो NH जो नेशनल इनके जो हेल्थ के हिसाब से नंबर 1 पूरे इंडिया के अंदर 2 बार नंबर 1 आ चुका। और अब 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल वो भी बनकर के तैयार है। 11 मंजिलों वाला ये हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे वो आज हमारे पंचकुला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से
बन करके लगभग तैयार हो चुका है। अप्रैल के अंदर मुझे संभावना कि उसका भी उसका जो उद्घाटन है वो अप्रैल के अंदर हो जाएगा। उसके अंदर ओपीडी काम करनी शुरू कर दी है, जिससे केवल पंचकुला को नहीं पूरे उत्तर भारत के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा चाहे वो आज हेल्थ सेंटर हैं गांवों के अंदर या सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, इन सब का जो काफी बड़ी संख्या के अंदर हमने पंचकुला के अंदर नई खोली है। और आज स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि पंचकुला पूरे हरियाणा में नंबर 1 के ऊपर है। बिल्कुल। पंचकुला को लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि पेरिस बनाया जाएगा, लेकिन वो किसी भी सरकार के या पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। लेकिन आपने जिस तरीके से पंचकुला के विकास का रोड मैप तैयार किया, उसमें वो तमाम चीजें होती हुई दिखाई दी हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आज स्थापित है पंचकुला, और जो ट्राई सिटी है उसमें नंबर 1 का दर्जा पाने के लिए भी पूरा एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जानना चाहेंगे वो क्या है और धरातल पर उसकी जो तस्वीर है वो कब तक यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि महाविकास नगर जो है वो भी आपकी पहल पर ही पंचकुला बना। देखिए, बिल्कुल कायनात जी जो आपने कहा, पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरे से जो प्रेडिसेसर थे, जो मेरे से पहले के, चाहे वो विधायक थे या उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि पंचकुला को हम पेरिस बनाएंगे। मैंने एक बात कही थी, हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाएंगे। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पंचकुला, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो मोहाली है, ट्राई सिटी के अंदर जो ग्रीनरी की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से आज पंचकुला सबसे आगे है। और उसके अंदर हमने विशेष प्रयास भी किए हैं। चाहे वो हमारे यहाँ पार्क्स हैं, उनकी पार्क्स के लिए पार्क कमेटियों का गठन किया गया। 275 पार्क जो नगर निगम देख रहा है, और लगभग 14 बड़े पार्क जिनको एचएसवीपी देख रहा है। और वो पार्क एक, आज आप पार्क, किसी भी पार्क के अंदर चले जाइए, आपको पार्क की अंदर अक्सर ये देखने में आती है चीजें कि जो स्थानीय निकाय होते हैं अक्सर वो जनप्रतिनिधियों की बात को सुना अनसुना कर देते हैं। तालमेल थोड़ा गड़बड़ाया रहता है, सामंजस्य नहीं बैठता है। लेकिन आप बखूबी सामंजस्य स्थापित करते हैं। जो योजनाएं आपके स्तर हैंड से निकलती हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी बखूबी होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या ये इस बात का असर माने, प्रभाव माने कि खुद आप जो है पार्षद रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, और आपको भली भांति अनुभव है कि चीजें किस तरह से, किस स्तर पर जो है वो करवाई जा सकती है या होती हैं, इस चीज का आपको फायदा मिला है? नहीं, बिल्कुल कहना जी, ये जो एक एक्सपीरियंस एज ए काउंसलर, एज ए मेयर, और जो सेवा करने की जो एक भावना, इसके पीछे वो बहुत आवश्यक है जी। हमने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप कहा कि मैं एक मुख्य सेवक हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं। और हम भी जो उनके पद चिन्हों पर चल करके हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा भी ये मानना है कि आपको एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए। जन समस्याओं के समाधान के लिए आपको 24/7 लोगों के बीच में रहना होगा, ताकि लोगों के अंदर कभी ये फीलिंग ना जाए कि हमारा प्रतिनिधि, हमारा जनप्रतिनिधि हमसे दूर है। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में रह करके, लोगों की सहभागिता से जो पंचकुला है उसको स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाया जाए। और उसके हमें परिणाम भी देखने को मिले हैं। विभिन्न समयों पर हमने स्वच्छता अभियान भी शुरू किए हैं। विभिन्न जगहों पर हमने ये जो मेरे 7 सरोकार, उन 7 सरोकार के अंदर हमने एक अभियान लिया पिछले 2 साल से कि ड्रग फ्री पंचकुला, प्लास्टिक फ्री पंचकुला, पोल्यूशन फ्री पंचकुला, और स्ट्रे कैटल, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला और स्लम फ्री पंचकुला। ये 7 मेरे सरोकार नहीं, सभी पंचकुला वासियों के सरोकार हैं, जिनको लेकर के हम सब पंचकुला के लोगों के साथ मिलकर के, पंचकुला की RWA के साथ मिलकर के, पंचकुला के सभी NGOs के साथ मिलकर के पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाने का
सरोकारों की अभी आपने बात की है, उन 7 मुझे इस सरोकारों बात में की आप खुशी है। कहां तक पहुंच पाए हैं सफलता के पैमाने पर? किस तरीके से इनको देखें, जो लक्ष्य यहां पर तय किया गया था, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि जब नहीं, आप कोई मैंने- काम शुरू करते हैं तो उसके समय सीमा की समाप्त कब होगा, हम कब तक उस तक पहुंच जाएंगे, वो एक तय कर ली जाती है। तो ये जो 7 सरोकार हैं, ये आप उस तक पहुंचने में, कामयाबी तक पहुंचने में कितना दूर रह गए हैं और कहां तक अभी सफलता हाथ लगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल हमारा प्रयास जो है बहुत तेजी से, एक बात मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारी एनजीओज इस कार्य में हमारे साथ लगी हैं। जी, RWAs, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस कार्य में हमारे साथ लगी हैं। और जब कोई भी मूवमेंट, कोई भी अभियान जिसके अंदर जनता इन्वॉल्व हो जाए, वो फिर मेरा अभियान नहीं, वो जन अभियान बन जाता है। और आज ये 7 सरोकार जन अभियान बन चुके हैं। और इसी कड़ी के अंदर, जैसा मैंने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा वॉकथॉन, जिसके अंदर लगभग 8-10 हजार पंचकुला के लोग भाग लेंगे, बच्चे भाग लेंगे, एनजीओज भाग लेंगे, एक संदेश देने के लिए कि ये हमारे 7 सरोकार केवल मेरे 7 सरोकार नहीं, हम सबके 7 सरोकार हैं। इसके अंदर अगर ये 7 सरोकार पूरे होते हैं, बिल्कुल, ये हम 7 उम्मीद सरोकार करेंगे सिरे जल्द से चढ़ते जल्द हैं, आप तो इस उससे अपने उद्देश्य में हर सफल हो। पंचकुला के रेजिडेंट का भला होगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ते हुए, क्योंकि मेरे पास समय हाँ, बहुत बिल्कुल, ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है बचा कि- है। जल्दी मुझे यहाँ पर अब इस चर्चा को समाप्त करना होगा, समय इसकी ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, और दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि आगे की जो योजना है, प्लानिंग है, वो क्या रहने वाली है फ्यूचर को लेकर? 2024 की तरफ देखें तो पहले लोकसभा चुनाव होना है। आप हर एक अगर हम देखें आपके राजनीतिक सफर को, हर एक पद पर आप काम कर चुके हैं। अब बीजेपी से क्या लग रहा है कि सांसदी का चुनाव आप लड़ सकते हैं क्या? देखिए, ना तो सांसदी का चुनाव कभी लड़ने की सोची है, ना मैंने लड़ना है। लेकिन मैं एक संगठन का सिपाही हूँ जी, मुझे आज तक जो संगठन का आदेश हुआ, मैंने उसका पालन किया है। और जो भी आज मैं हूँ, यह जिस भी स्थिति में हूँ, जिस भी पोजीशन में हूँ, ये इसके पीछे मेरा संगठन मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है। और संगठन के साथ मैं मजबूती के साथ खड़ा हूँ। जो भी संगठन का आदेश हुआ है, हमने उसका पालन किया है। और आगे की भी योजना, जो संगठन की योजना होगी, वो मेरी योजना होगी। विपक्ष भी इस बार जो है जोर शोर से ताल ठोक रहा है। कई मुद्दे इस तरह के रहे हैं जो दूसरे राज्यों में लाभकारी साबित हुए हैं विपक्ष के लिए। उनमें से एक मुद्दा है ओपीएस का। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ये मांग अगर हरियाणा में बल पकड़ती है तो कहां तक विपक्ष को इसका फायदा हो सकता है? दूसरा, यहां पर जातीय जनगणना की जो बात है, वो लगातार विपक्ष के नेताओं, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कही गई है। ये कितना अपना प्रभाव यहां पर राजनीति पर छोड़ेगी? चुनौती बढ़ेगी? देखिए, आपने कायनात जी 3 प्रदेशों के चुनाव परिणाम देखे जी, जिस प्रकार से 3 प्रदेशों के चुनाव परिणाम आए हैं, वो यहाँ इन प्रदेशों के अंदर भी कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो जाति का मुद्दा था, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा था, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया और इन मुद्दों को भुनाने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां के प्रदेश की जनता ने इन सभी को नकारते हुए कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए हमें कुछ करने को तैयार। मोदी जी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो कहा, उसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है। आज 3 प्रदेशों के अंदर भारी बहुमत से जो जीत हुई है, उसके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, जो उनके जन कल्याणकारी कार्य हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने हेड ऑन जाकर के इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर के लड़ा, ये जीत वो जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और उसके साथ संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके पीठ पर खड़ा रहा। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत को लेकर पार्टी नेता ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र में हैट्रिक होगी, मोदी यहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे और हरियाणा में भी मनोहर लाल हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन कुछ समस्याएं यहां पर जो प्रदेश के सामने अभी भी बड़े तौर पर खड़ी दिखाई देती हैं, वो अगर बात करें एसवाईएल का मुद्दा है, और पंजाब
जो है वो चंडीगढ़ पर अपना अधिकार ज्यादा दिखाता है। विधानसभा बनाने को लेकर, विधानसभा भवन को लेकर कई बार बात हुई है, लेकिन वो सिरे अभी तक चढ़ती दिखाई नहीं दी है। क्या ये तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व होंगे अगर यहाँ पर उसी प्रकार से बात सही साबित होती है जिस प्रकार से पार्टी नेता दावा कर रहे हैं 2024 को लेकर? देखिए कायनात जी, ये जो विषय है, चाहे वो SYL का मुद्दा है, चाहे वो चंडीगढ़ पंजाब को या हरियाणा को कहाँ जाए, किसको मिले, हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में बने, ये मुद्दे कोई आज पहली बार नहीं। SYL का मुद्दा पिछले लगभग 35-40 साल से ये मुद्दा बना हुआ है। इस केवल क्योंकि इसका समाधान अभी कोई सामने नजर नहीं आता। आज तत्कालिक मुद्दे जो सामने नजर आ रहे हैं कि कौन गरीब लोगों का कल्याण कर सकता है, कौन गरीब लोगों के लिए जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आ सकता है, कौन सी पार्टी गरीब लोगों का तो इन बातों पर जनता को विश्वास है। 24 के लिए मैं चाहूंगी आप जल्दी से अपनी बात रख दें यहाँ पर कि हरियाणा और केंद्र में बीजेपी और पार्टी देखिए 2024 के अंदर तीसरी बार आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार थंपिंग मेजोरिटी के साथ लगभग 400 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे, देख रहे थे पंचकुला विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विकास की कैसे एक लंबी लकीर जो है उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान खींच दी है और आगे भी वो इसी प्रकार से जनता की सेवा करते रहेंगे। 2024 को लेकर मोदी की गारंटी है तो सब कुछ मुमकिन है। 24 में उन्होंने दावा किया है कि पार्टी ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सिर्फ प्रदेश ही नहीं, केंद्र में भी मोदी सरकार रिपीट होगी। चलिए, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।